नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में बोलने से रोके जाने पर राहुल गांधी का स्पीकर को पत्र। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों की बलि दी गई। कांग्रेस एनडीए सहयोगी टीडीपी ने भारत अमेरिका समझौते पर मांगी स्पष्टता। भारत कृषि उत्पादों के मामले में कुछ सुरक्षा बनाए हुए है। अमेरिका लोकसभा में बोलने की अनुमति न मिलने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और 2020 के भारत चीन संघर्ष से जुड़े मुद्दे उठाने से रोका गया। राहुल गांधी के अनुसार जिस मैगजीन के लेख का वह हवाला देना चाहते थे उसे उन्होंने सदन की परंपरा के अनुसार प्रमाणित भी किया था। इसके बावजूद उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परंपरा के मुताबिक दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद सरकार को जवाब देना होता है, न कि सदस्य को रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का अहम हिस्सा है और इस पर चर्चा से रोकना विपक्ष के नेता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बार सरकार के कहने पर स्पीकर ने विपक्ष के नेता को बोलने से रोका, जिससे कार्यवाही भी बाधित हुई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी ट्रेड डील की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिका ने कहा है कि वह हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। पहले अमेरिका हम पर 3% से भी कम टैरिफ लगाता था, अब 3% की जगह 18% होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि भारत 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान आयात करेगा। इस व्यापार समझौते में किसानों के हितों की बलि क्यों दी गई? इन 4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि जो आपने समझौता किया है उससे भारत को क्या फायदा हुआ है? भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी विवाद के बीच मंगलवार को विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह समझौते की पूरी जानकारी संसद में नहीं दे रही है और इसकी घोषणा भारत से पहले वॉशिंगटन में की गई। एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। टीडीपी सांसद बीडा मस्तान राव यादव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने की बात तो कही, लेकिन 25% दंडात्मक शुल्क हटाने की औपचारिक पुष्टि नहीं की। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से इस पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कराने की मांग की। कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा कि भारतीयों को इस डील की जानकारी अपनी सरकार की बजाय ट्रंप से मिली। हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बयान देगी और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के एक दिन बाद ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समझौते की सटीक शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि डील की मुख्य बातें और ढांचा तय हो चुका है, लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत कृषि उत्पादों के मामले में कुछ सुरक्षा बनाए हुए है। युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। बीजेपी ने मंगलवार को युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर में विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही खेमचंद सिंह राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार मणिपुर को पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री भी मिल सकती हैं, जिसमें कुकी नेता और पूर्व मंत्री नेमचा किपगेन का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। यह फैसला दिल्ली में मणिपुर के बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद लिया गया, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से कुछ दिन पहले हुई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने तरुण चुघ को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। बैठक में सभी 37 बीजेपी विधायक शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसे जातीय हिंसा के चलते बाद में बढ़ाया गया। गौरतलब है कि कुकीज़ और मैतेई समुदायों के बीच तनाव के कारण राज्य में लंबे समय तक हिंसा जारी रही। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने मोदी को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम।
एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के दबाव में हुआ समझौता। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह समझौता अमेरिकी दबाव में किया गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कुछ जानकारियां अभी सार्वजनिक होनी बाकी हैं और अमेरिका में अडानी समूह पर मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने किसानों समेत पूरे देश के हितों से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 4 महीनों से रुकी ट्रेड डील बिना किसी बदलाव के अचानक क्यों साइन कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि मोदी पर 2 बड़े दबाव हैं, एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका में अडानी केस। राहुल के मुताबिक अडानी पर चल रहा मामला असल में मोदी के फाइनेंशियल ढांचे पर हमला है। कांग्रेस का आरोप है कि इस समझौते से अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में आएंगे, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका समझौते की जमकर तारीफ की, क्षेत्र में सबसे अच्छी डील बताया। ट्रंप के पहले घोषणा करने पर भी दी सफाई। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता 140 करोड़ भारतीयों के हित में है और किसानों, मछुआरों, इंजीनियरिंग, कपड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को फायदा पहुंचाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि समझौते की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। पीयूष गोयल ने लोकसभा में हुए हंगामे के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि इसी वजह से वे संसद में डील का ब्यौरा नहीं दे पाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने और 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने और रूसी तेल न लेने पर सहमति जताई है। सरकार की ओर से इन दावों पर स्पष्ट विवरण न आने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष ने कृषि, टैरिफ और ऊर्जा आयात को लेकर चिंता जताई है और संसद में डील के पूरे टेक्स्ट पर बहस की मांग की है। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा पहले अमेरिका की ओर से होने को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले इसीलिए घोषणा की क्योंकि जवाबी टैरिफ लगाने और उन्हें वापस लेने का फैसला अमेरिका में ही लिया गया था। गोयल ने कहा कि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे और अब उन्हें वापस लिया गया है तो इसकी जानकारी वहीं से आएगी। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका जल्द ही इस व्यापार समझौते पर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। अंतिम सहमति बनने और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही समझौते की पूरी जानकारी साझा की जाएगी। भारत और रूस तेल सौदे पर क्रेमलिन का आया बयान। बोला, भारत से तेल खरीद रोकने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रूस ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद रोकने के किसी भी दावे से इनकार किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को को भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है कि वह रूसी तेल खरीदना बंद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को हर संभव तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी तेल की खरीद रोकने और अमेरिका तथा वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार बना। हालांकि हाल के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में रूस से आयात घटकर करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि इराक और सऊदी अरब से आपूर्ति बढ़ी है। बिहार में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 11.5 मिनट में पेश। बिहार में नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। 69 साल के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने इसे पेश किया और ये महज 11 मिनट 35 सेकंड का था। 2005 से सत्ता में नीतीश कुमार की सरकार का ये सबसे छोटा बजटीय भाषण था। बिहार में इस बार का बजट आकार 3.47 लाख करोड़ है, तो पिछली बार के बजट आकार 3.16 लाख करोड़ से 30,000 करोड़ ज्यादा है। वित्त सचिव आनंद किशोर ने बजट भाषण के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि इस बजट के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस है। इसके अलावा शहरी इलाकों का विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा भी सरकार के एजेंडा में शामिल है। बजट में नीतीश कुमार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय पार्ट 3 पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 3 में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार, महिला को सशक्त बनाने, सबका जीवन आसान बनाने जैसे संकल्प शामिल हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने छोटे बजट भाषण के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लंबा भाषण देने से क्या होगा, सारी बातें तो पहले ही आ गई हैं।
आईपैक मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई टाली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 3 फरवरी को ईडी की उस याचिका पर सुनवाई को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित कोयला चोरी घोटाले की जांच में आईपैक ऑफिस में हुई छापेमारी के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला तब लिया जब एसजी तुषार मेहता ने बताया कि राज्य सरकार ने हलफनामे दाखिल किए हैं और जवाब देने के लिए समय मांगा है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसर पर छापे के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और उनके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने से जांच प्रभावित हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई थी और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। वहीं टीएमसी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ईडी की कार्रवाई का मकसद चुनावी रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करना था। दरअसल राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा में मंगलवार को भारत और चीन के मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की कोशिश के बाद भारी हंगामा हुआ। टोका टोकी और शोर शराबे के बीच सदन का माहौल बिगड़ गया। इस दौरान चेयर की ओर कागज फेंकने जैसे व्यवहार को संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए स्पीकर ने 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत ओजला, राजा वारिंग, एबी एडन, किरण रेड्डी और वेंकट रमन शामिल हैं। इन सांसदों को इस सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बनने के ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस की प्रतिक्रिया ने भारत में नई बहस छेड़ दी है। ब्रूक रोलिंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे अमेरिका फर्स्ट की एक और जीत बताया और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि नया अमेरिका भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के बड़े बाजार को और खोलेगा, जिससे कीमतों में सुधार होगा और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा। रोलिंस के मुताबिक 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था और यह समझौता इस घाटे को कम करने में मदद करेगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सुहासिनी हैदर और अंशुमान तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि भारत ने किन शर्तों पर सहमति दी है। खास तौर पर एमएसपी जैसी संवेदनशील व्यवस्था पर अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे संदेह और बढ़ गया। अंशुमान तिवारी के अनुसार कृषि क्षेत्र इस समझौते में सबसे ज्यादा विवादित मांगों में शामिल था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई गोपनीय साइड डील हुई है या फिर यह सिर्फ ट्रंप की ओर से किया गया दावा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि से जुड़े प्रावधानों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात का दबाव बना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा कि इस डील से अमेरिकी किसानों को फायदा सुनिश्चित किया गया है और ग्रामीण अमेरिका में पैसा लाने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस समझौते की शर्तें क्या हैं और क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए पूरी तरह खोलने जा रही है। प्रियंका ने यह भी पूछा कि क्या भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में झोंका जाएगा और क्या किसानों के हितों से समझौता हुआ है। वहीं मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं और कृषि व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र पहले की तरह संरक्षित रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.